हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 19 सितंबर 2021 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसके अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों इसी लेक्चर से रिलेटेड, तो उनकी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो जरूर ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। दोस्तों, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे 2 व्हाट्सएप नंबर हैं, जिसमें से पहला व्हाट्सएप नंबर है 8602 31 97 13 और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 8770 53 60 09। तो दोस्तों, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं और स्टडी से रिलेटेड कोई भी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, लेकिन हमें इसमें जरूरी मैसेज ही करने हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है नीमाबेन आचार्य। कौन बनी है दोस्तों? नीमाबेन आचार्य। भाजपा की वरिष्ठ विधायक है कौन? डॉक्टर नीमाबेन आचार्य। तो उन्हें गुजरात विधानसभा का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया है। दोस्तों, वे गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, यानी इनके पहले अभी कोई भी ऐसी महिला नहीं थी जो स्पीकर के पद पर पहुंची हो। दोस्तों, राजेंद्र त्रिवेदी ने 16 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी स्पीकर के पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से ये पद खाली था, क्योंकि दोस्तों हम सभी को अभी ज्ञात है कि हाल ही में वहां का पूरा मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री को भी बदला गया है, यानी गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल भी बदल दिया गया है, वहां के मुख्यमंत्री को भी बदल दिया गया है। इसके बाद नया स्पीकर भी बनाया गया है। तो अब नए स्पीकर कौन होंगी? नीमाबेन आचार्य। और दोस्तों, नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, भूपेंद्र पटेल बने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम गुजरात के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। दोस्तों, चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। और राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 मई 1960 को, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय कहाँ है गुजरात का? तो अहमदाबाद में है। दोस्तों, गुजरात के पहले राज्यपाल कौन थे? मेहदी नवाज जंग। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे गुजरात के? तो ध्यान से सुनिएगा इनका नाम, जीवराज नारायण मेहता। दोस्तों, जो गुजरात है उसकी सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन दीप, दादर और नगर हवेली के साथ मिलती है। तो ये थी कुछ बातें गुजरात के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है? तो दोस्तों, हाल ही में इटली के द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी गई है। दोस्तों, इस इटली ने 24 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है। दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप किया गया था, जबकि भारत में इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, इटली द्वारा इस मान्यता के साथ अब क्या होगा कि जिस व्यक्ति को कोविशील्ड वैक्सीन लगी होगी उसे एक इटली का ग्रीन पास दिया जाएगा, यानी अब वो इटली में प्रवेश कर सकेगा और वहां घूम सकेगा और जो भी कार्य करना चाहे दोस्तों कर सकता है। तो इस प्रकार से इटली के द्वारा ये मान्यता दी गई है कि उसे इटली का ग्रीन पास दे दिया जाएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है पहला, कोरोना वायरस की शुरुआत कब से हुई थी? तो दोस्तों, कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2019 से चीन के वुहान शहर से। कोरोना का आधिकारिक नाम यानी ऑफिशियल नाम क्या है? तो कोविड-19 है। दोस्तों, WHO के द्वारा वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया था कोरोना को? तो 11 मार्च 2020 को घोषित किया गया था। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो कोरोना वायरस से फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कहां दर्ज किया गया था? तो दोस्तों, पहला मामला आया था केरल में। कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना है? तो दोस्तों, इजराइल जो है कोरोना के समय दुनिया का पहला मास्क मुक्त यानी मास्क फ्री देश बना था। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कहां हुई थी? तो कर्नाटक में हुई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील कब की थी? तो जनता कर्फ्यू लगाया गया था 22 मार्च 2020 को। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगाया गया था? तो 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 के बीच में 21 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया था भारत में पहली बार। दोस्तों, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो वह राज्य था हरियाणा। दोस्तों, कुछ और पॉइंट हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन था? तो दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य था पंजाब।
कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन था? राजस्थान। कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन था? तो दोस्तों इटली का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट जो था वो कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम था मनीष कुमार। कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री, यानी दुनिया में ऐसा कौन प्रधानमंत्री था जो पहली बार कोविड-19 से संक्रमित हुआ था? तो वो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। कोरोना के कारण टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश कौन था? तो दोस्तों उस देश का नाम था कनाडा। कोविड-19 रोगियों के पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था? तो दोस्तों कोविड-19 रोगियों के लिए पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया था दिल्ली में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डेल्टा के स्ट्रेन का नाम क्या दिया गया है? तो दोस्तों जो डेल्टा है यानी डेल्टा स्ट्रेन है उसका नाम क्या है जो कि भारत में पाया गया है? तो उसका नाम है V.1.617.1। दोस्तों इसका दूसरा नाम भी दिया गया है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, B.1.617.2। तो ये नाम है किसके? डेल्टा स्ट्रेन के। जानवरों के लिए कोरोना का पहला टीका विकसित करने वाला देश कौन है? तो दोस्तों वो देश का नाम है रूस। तो इस प्रकार से हमने कोरोना से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो आप इनको जरूर नोट डाउन कर लें। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विश्व रेबीज दिवस यानी वर्ल्ड रेबीज डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है 28 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 सितंबर को। तो पूरी दुनिया में हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस यानी वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है, और पहली बार विश्व रेबीज दिवस मनाया गया था 28 सितंबर 2007 को। दोस्तों इस अंतरराष्ट्रीय अभियान की शुरुआत दुनिया में रेबीज के प्रतिकूल प्रभावों से पीड़ित होने के बाद की गई है। दोस्तों विश्व रेबीज दिवस को मनाने का मकसद है रेबीज पर जागरूकता फैलाने और बीमारी की रोकथाम को बढ़ावा देना। तो दोस्तों ये रेबीज क्या है? ध्यान से सुन लीजिएगा। रेबीज एक प्रकार का वायरस है, और ये किसके काटने से फैलता है? जो जंगली जानवर होते हैं उनके काटने से फैलता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली। तो ये जो जानवर होते हैं दोस्तों इनके काटने से ये रोग फैलता है, और इसमें फिर लास्ट में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के किस ऑलराउंडर ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं मोइन अली। तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो मोइन अली हैं उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, ना कि सभी फॉर्मेट से। तो आपको नोट डाउन कर लेना है कि जो मोइन अली हैं उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मोइन अली जो हैं वो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे 7 वर्षों से अपने देश के लिए यानी इंग्लैंड के लिए टेस्ट खेल रहे थे, और अंत में उन्होंने यह घोषणा की है कि वह अब टेस्ट से संन्यास ले रहे हैं। मोइन अली ने 7 साल पहले 12 जून 2014 को श्रीलंका के खिलाफ लॉर्ड्स में अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। दोस्तों वह इंग्लैंड के लिए अब तक 64 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 2914 रन बनाए हैं और 195 विकेट झटके हैं। दोस्तों उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है 155 रन का, वो भी नाबाद। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस निजी बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो दोस्तों उस बैंक का नाम है आरबीएल बैंक। कौन सा बैंक? आरबीएल बैंक। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता आरबीएल बैंक पर बैंकिंग नियम के अनुपालन न करने पर उस पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो दोस्तों जो आरबीएल बैंक है उसने आरबीआई के नियमों का पालन नहीं किया है, जिसके बाद उस पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों उसने किस नियमों का पालन नहीं किया है? तो बैंकिंग नियमन अधिनियम का उसने पालन नहीं किया है, और जो बैंक के द्वारा यानी आरबीआई के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनका अनुपालन नहीं किया है, जिसके बाद उस पर जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों आरबीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरबीएल का फुल फॉर्म होता है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। क्या होता है? रत्नाकर बैंक लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1943 में। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस यूरोपीय देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है? तो दोस्तों समलैंगिक विवाह वैध हुआ है हाल ही के दिनों में स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में 26 सितंबर 2021 को एक जनमत संग्रह के आधार पर
लगभग 2/3 बहुमत से समलैंगिक नागरिक विवाह और समान लिंग वाले जोड़ों के लिए बच्चों को गोद लेने का अधिकार वैध मानने के लिए सहमत हो गए हैं। यानी दोस्तों जो स्विट्जरलैंड है, अब वहां पर समलैंगिक विवाह हो सकेंगे। इसके अलावा जो समलैंगिक जोड़े हैं वो बच्चे को गोद भी ले सकेंगे। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले यूरोपीय देशों में शामिल हो चुका है। और दोस्तों याद रखना है आपको कि जो यूरोपीय देश है, अधिकतर यूरोपीय देशों ने समलैंगिक विवाह को वैध माना है। दोस्तों स्विस फेडरल चांसलरी यानी जो स्विट्जरलैंड की जो चांसलर है या चांसलरी कहते हैं, जो वहां की जो कैबिनेट होती है, उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए परिणामों के अनुसार 64.1% मतदाताओं ने समलैंगिक विवाह के पक्ष में मतदान किया है। तो दोस्तों एक प्रकार से जनमत संग्रह हुआ है और लोगों ने अपनी ये राय दी है कि इसको वैध घोषित किया जाए, यानी जो समलैंगिक विवाह है उसको वैध घोषित किया जाए। तो दोस्तों कुछ देशों के नाम हम देख लेते हैं जिन्होंने समलैंगिक विवाह को वैध माना है। तो उनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ये जो देश हैं दोस्तों, ये समलैंगिक विवाह को मान्यता दे चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस देश की संसद ने महिला प्रभुत्व वाले कैबिनेट को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों उस देश का नाम है अल्बानिया। क्या नाम है दोस्तों? अल्बानिया। यानी अल्बानिया ने अपने देश में महिला प्रभुत्व वाले कैबिनेट को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों अगर हम बात करें अल्बानिया की, तो यह एक यूरोपीय देश है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एडी रामा। कौन है दोस्तों? एडी रामा। तो जो सरकार है अभी वहां की कैबिनेट में कुल 17 सदस्य हैं, जिसमें 12 मंत्री महिलाएं हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से वहां पर जो कैबिनेट बनी है वो महिलाओं वाली, यानी महिलाओं के प्रभुत्व वाली कैबिनेट बनी है। दोस्तों महिलाओं के प्रभुत्व वाली कैबिनेट बनाने का जो फैसला था वो आसान नहीं था। उस पर 20 घंटे तक बहस की गई है। 17 सितंबर 2021 को उस पर वोटिंग भी की गई है। इसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो इस प्रकार से अल्बानिया की जो सरकार है उसकी जो कैबिनेट है उसके 17 सदस्यों में से 12 महिला मंत्री हैं। दोस्तों अल्बानिया को याद रखिएगा कि यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम उन प्रश्नों की बात कर लेते हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, कोविशील्ड वैक्सीन भारत में किसके द्वारा बनाई गई है? और तीसरा क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई है? और चौथा क्वेश्चन है, मोइन अली का संबंध किस क्रिकेट टीम से है? तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों हमें इंतजार रहेगा आपके जवाबों का। अब हम वो नाम भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि लगातार क्लास में बने रहते हैं और सही जवाब देते हैं। दोस्तों वो नाम है विष्णु सोलंकी, विपिन कुमार, प्रीति मंडल, रवि सिंह। इसके अलावा दोस्तों कुछ और नाम है जो कि लगातार क्लास में बने रहते हैं। उनमें नाम है रोहित पवरिया का। इसके अलावा दोस्तों जो अमृता कुमारी हैं वो भी लगातार इस क्लास में बनी रहती हैं और सही और सटीक जवाब देती है। तो दोस्तों हमें इंतजार आपके जवाब का रहेगा, तो आप जरूर दीजिएगा आंसर। दोस्तों अगर आपने अभी तक खबरी ऐप पर स्टडीकर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर, तो आप इसको परचेज जरूर करें। दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आपको राजा गुप्ता की स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप राजा गुप्ता के माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो आप जरूर परचेज करिएगा। उसके लिए एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।